हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 7वीं की हिंदी विषय के मल्हार पाठ पुस्तक का पाठ 2 तीन बुद्धिमान का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास अर्थात प्रश्नोत्तर आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। पाठ से मेरी समझ से क लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने आपको तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। एक, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। क्या करने के लिए कहा? धन संचय करने के लिए। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? विकल्प हैं 4। पहला, खेती बाड़ी करना और धन इकट्ठा करना। दूसरा, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। 3, ऊँट का व्यापार करना। 4, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो चलिए देखते हैं। विकल्प 2 है जो पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, यह विकल्प सही है। 2, तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 1, बुद्धि का प्रयोग करके ऊँट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। पहला निष्कर्ष के बारे में बताया है। समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऊँट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो कौन सा विकल्प सही होगा, उसके सामने आपको तारा बनाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। यह किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है, जिसके आधार पर उसने ऊँट के बारे में बहुत कुछ बता दिए थे। राजा ने भाइयों का बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। राजा को ऊँट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊँट और पेटी की जांच कर ली थी। भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। तो कौन सा विकल्प सही है, उसके सामने आपको स्टार बनाना है। भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था, इसीलिए उसकी बुद्धिमत्ता पर राजा को विश्वास हो गया। तो इस तरह इसका उत्तर देंगे। 4, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन कौन सा मूल्य छिपा है? दिया है क, दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। ख, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ग, राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। ग, ऊँट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कौन सा राजा का कर्तव्य है? ख, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ख, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। छात्र स्वयं करें। आप लिख सकते हैं कि उक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर वही था और लोक कथा को पढ़ते समय उसके बारे में ही बताया गया था, इसलिए मैंने उत्तर उसी को चुना। इस तरह आप लिख सकते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। उन पंक्तियों को आपको पढ़ना है और उस पर विचार करना है। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, उसका अर्थ जो समझ में आया अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए, लिखिए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी, पिताजी कह रहे हैं पुत्रों से, और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी भी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, कम नहीं रहोगे। इसका क्या अर्थ समझ में आया, इसे आपको लिखना है। जैसे लिख सकते हैं, यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि असली धन केवल पैसा या सोना चांदी नहीं होता, बल्कि बुद्धि और समझदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि किसी व्यक्ति में गहरी सोचने की शक्ति और चीज़ों को अच्छे से देखने की दृष्टि है तो वह जीवन में सफल हो सकता, भले ही उसके पास धन न हो। हमें भी अपने ज्ञान और सोचने की क्षमता को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इस तरह इसका उत्तर आप देंगे। ख,
है, हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से न बच पाए। पिताजी अपने पुत्रों को कह रहे हैं। तो इसका अर्थ हमें यह है, अभिप्राय यह है कि यह व्यक्ति हमें सतर्क और सजग रखने की शिक्षा देती है। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास की हर चीज़ को ध्यान से देखना चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अधिक जानकार, समझदार और जागरूक बन सकते हैं। अगर हम कुछ भी अनदेखा करेंगे तो हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें हर चीज़ को पूरी समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है, पुत्र राजा से कह रहे हैं। तो इसका अभिप्राय अर्थ यह होगा कि उत्तर इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सफलता और ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं बल्कि अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखने और समझने से भी मिलती है। इसीलिए हम अपने कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो उसका प्रैक्टिकल प्रयोग अवश्य करते हैं। यदि हम अपने पर्यावरण को गहराई से देखेंगे और सोचेंगे तो हम कई बातें बिना पूछे या बताए ही समझ सकते हैं। हमें जिज्ञासु और सीखने के इच्छुक बने रहना चाहिए। इस तरह से इसका अभिप्राय होगा। मिलकर करें मिलान। इस लोक कथा में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे स्तंभ 1 में दिए गए हैं। उनके भाव या अर्थ से मिलते जुलते वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए। स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उपयुक्त वाक्यों से सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले आपको स्तंभ 2 अच्छी तरह से पढ़ लेना है। 1, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। 3, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। 4, बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देंगे। 5, हम चाहे जहाँ भी हों हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। अब इसको पढ़ते हुए उसके साथ मिलान करेंगे। जैसे कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। ठीक, तो इसका क्या मिलान होगा? 1, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। हम कभी भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। तो इसका अभिप्राय इसमें पढ़े हैं, उससे हम मिलान कर देंगे। 2, हम चाहे जहाँ भी हों हमें खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। 3, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। तो इसका अर्थ इसमें जो भी होगा उससे मिलान करेंगे। जैसे घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। 4, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। इसका अर्थ जो भी है उससे मिलान करेंगे। 4, बचपन से ही हमें आदत हो गई कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। 5, लोगों के आश्चर्य की कोई ठिकाना न था। 5, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो इस तरह से इसका मिलान करते जाएंगे। सोच विचार के लिए क्या, तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। अब कहानी आप पढ़े हुए हैं, लोक कथा आप पढ़े हैं, उसके आधार पर उत्तर देंगे। उत्तर, तीनों भाइयों ने अपने पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि से ऊंट के पैरों, रास्ते के निशानों, घास के खाने के ढंग और रेत पर छपे पैरों से ऊंट की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ऊंट की एक आंख खराब होने, उसके बड़े होने और उस पर महिला व बच्चे के सवार होने का भी अनुमान लगाया। तो इस तरह उत्तर देंगे। खैर, आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है? तार्किक सोच, अवलोकन या अनुभवशीलता? लोक कथा के आधार पर समझाइए। तो इनमें किस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है? उत्तर, मेरे अनुसार इस लोक कथा में तार्किक सोच और अवलोकन को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, यानी इन दोनों पर ही विशेष महत्व दिया गया है। तीनों भाइयों ने अपने आसपास के चिन्हों और परिवेश को बहुत ध्यान से देखा और फिर तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि यह दिखता है कि केवल अनुभव नहीं बल्कि सोचने और देखने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह इसका उत्तर देंगे आप।
गए। लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया, लेकिन बाद में उन्हें न केवल निर्दोष माना बल्कि अपने दरबार में भी रख लिया। ऐसा क्यों? इस तरह क्यों हुआ, इस पर अपना विचार देंगे। आप लिख सकते हैं, राजा ने पहले संदेह इसलिए किया क्योंकि भाइयों ने बिना ऊँट को देखे ही उसके बारे में सारी बातें बता दी थीं, जो असंभव लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल अपने अवलोकन और बुद्धि के बल पर ऐसा बता पाएँ, तो राजा उनकी प्रशंसा करने लगा और उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो इस तरह आप इस पर अपना विचार देंगे। ऊँट का मालिक भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? उसके बारे में उसे ऐसा करना चाहिए जिससे उसे अच्छा अंजाम मिल सके। उत्तर, ऊँट के मालिक ने भाइयों से बिना पूरी बात सुने ही उन पर चोरी का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने ऊँट के बारे में सही सही बातें बता दी थी। मेरे विचार से उसे सीधे आरोप लगाने के बजाय पहले शांति से सारी बातें जाननी चाहिए थी और स्वयं उस दिशा में जाकर ऊँट को ढूंढना चाहिए था, उसके बाद उस पर आरोप लगाते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इस संदर्भ में पिता का कहना क्या प्रतीत होता है? उत्तर, पिता ने बेटों को कहा कि वे पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि को संचित करें, क्योंकि यह जीवन में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इससे व्यक्ति किसी भी कठिन परिस्थिति का समाधान ढूंढ सकता है और आत्मनिर्भर बनता है। यह धन कभी समाप्त नहीं होता। इस तरह इसका उत्तर आप लिखेंगे। 6. राजा ने जो परीक्षा भाइयों को दी वह कैसा पेचीदा था? इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और सोच के बारे में क्या पता चलता है? क्या क्या गुण दिखते हैं उसमें? तो राजा के गुण आपको बताना है। उत्तर, राजा की परीक्षा पेचीदी थी क्योंकि बिना देखे यह अनुमान लगाना कठिन था कि पेटी में क्या है। इस परीक्षा से राजा की जिज्ञासा, न्यायप्रियता और तर्कशीलता का पता चलता है। वह किसी की बात पर तुरंत विश्वास नहीं करता, पर सच्चाई सामने आने पर वह स्वीकार भी करता है। इस तरह से राजा की विशेषताएं पता चलती हैं। आप इस लोक कथा के भाइयों की किस विशेषता को अपनाना चाहोगे और क्यों? तो आप भाइयों की कौन सी विशेषता अपनाएंगे और क्यों? उत्तर, मैं भाइयों को ध्यान देने की आदत और तार्किक सोच को अपनाना चाहूँगा, क्योंकि ये गुण जीवन में सफलता पाने में बहुत सहायक होते हैं। इनसे हम किसी भी स्थिति का सही विश्लेषण कर सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं, इसलिए मैं इस गुण को अपनाऊँगा। अनुमान और कल्पना से अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को दोषी ठहरा दिया होता तो इस लोक कथा का क्या परिणाम होता? उत्तर, यदि राजा ने बिना जांच के भाइयों को चोर मानकर सजा दे दी होती तो निर्दोष लोग दंडित हो जाते और राजा की न्यायप्रियता पर प्रश्न उठते, साथ ही भाइयों की बुद्धिमत्ता भी सामने न आ पाती। तो इस तरह उत्तर देंगे आप। यदि भाइयों ने अनार के बारे में सही अनुमान न लगाया होता तो लोक कथा का अंत किस प्रकार होता? इस पर आपको अनुमान लगाना है। उत्तर, छात्र स्वयं करें। इसे आपको स्वयं करना है और इसके बारे में बताना है। लोक कथा में तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? तो उत्तर, लोक कथा में तीनों भाई ऊँट को खोजने जाते तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लंबी यात्रा और थकावट, रास्ता भटकने की संभावना, भोजन और पानी की कमी इत्यादि। इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि राजा के स्थान पर आप होते तो भाइयों की परीक्षा लेने के लिए किस प्रकार के सवाल या गतिविधियाँ करते? अपनी कल्पना साझा करो। तो आपको अपनी कल्पना साझा करना है। आपको उत्तर, विद्यार्थी स्वयं को राजा के स्थान पर रखकर भाइयों की परीक्षा लेने के लिए सवाल या गतिविधियाँ को तैयार करेंगे। मैं निम्नलिखित गतिविधियाँ करता। आप ऐसे लिख सकते हैं। एक वस्तु को छिपाकर उसके अनुमान की परीक्षा लेता। 2, उन्हें किसी समस्या का हल निकालने को कहता। 3, उन्हें किसी कहानी से निष्कर्ष निकालने को कहता। 4, किसी चित्र को देखकर उसके बारे में अनुमान लगाने की बात करता। ऐसे मैं
उनकी परीक्षा लेता। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखिए। तो बुद्धि जैसे मस्तिष्क, आप और अनुमान लगा करके बुद्धि से संबंधित शब्द यहाँ लिखना है। जैसे लिख दिए समझ, विवेक, विद्वान, ज्ञान, तर्क, विचार, ये सब बुद्धि से संबंधित शब्द हैं। लोक कथा को सुनाना, लोक कथा के लिखित रूप में आने से पहले कठिनाइयों का प्रचलन मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लोक कथा जो कहानियाँ हैं वह पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती है। इसमें कहानी सुनाने और याद रखने की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। कहानी कहने या सुनने वाला इस तरह से कहानी सुनाता था कि सुनने वाले को रोचक लगे। इसमें कहानी सुनने वालों को आनंद तो आता ही था, कथा उन्हें याद भी हो जाती थी। अब आप अपने समूह के साथ मिलकर इस लोक कथा को रोचक ढंग से सुनाइए। लोक कथा को प्रभावशाली और रोचक रूप में सुनाने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लोक कथा को और भी आकर्षक बना सकते हैं। कथा सुनाना, स्वर में उतार चढ़ाव, लोक कथा सुनाते समय स्वर में आवाज़ में उतार चढ़ाव से उत्साह और रहस्य का निर्माण करें, क्योंकि ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, दूसरा कौतूहल के साथ आपकी आवाज़ को सुनेगा। जब लोक कथा में कोई रोमांचक या रहस्यमय पल हो तो स्वर धीमा या तीव्र कर सकते हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति, भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वर का सही चयन करें। जैसे खुशी के समय खुशी, दुख, आश्चर्य आदि के स्वर के माध्यम से दर्शाएं। लोक कथा के पात्रों के लिए अलग अलग स्वर, जब लोक कथा के अलग अलग पात्र हों तो हर पात्र के लिए अलग अलग स्वर, ऊंचा, नीचा, तेज, धीमा आदि का उपयोग किया जा सकता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। हाथों और शरीर का उपयोग, जब आप लोक कथा में किसी घटना का वर्णन करें तब शारीरिक मुद्राओं और चेहरे के भावों का उपयोग किया जा सकता है। हास्य का प्रयोग, जब कोई हास्यपूर्ण या आनंदपूर्ण दृश्य हो तो चेहरे की मुस्कान और हंसी के साथ उसे प्रस्तुत करें। विवरणात्मक भाषा का उपयोग, लोक कथा में वर्णित स्थानों और पात्रों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि श्रोता उनकी छवि अपने मन में बना सके। रोचक मोड़, एक दो बार लोक कथा के रोमांचक मोड़ों पर थोड़ी देर के लिए रुके या श्रोताओं को उत्सुकता होने दें। जैसे, क्या आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ। संवादों को स्पष्ट और प्रासंगिक बनाना, पात्रों के संवाद इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे मौलिक लगें। तो इन सब विशेषताओं को आपको लोक कथा सुनाते समय जरूर ध्यान देना है। कारक, नीचे दिए गए वाक्यों में ध्यान से पढ़िए। भाइयों, जवाब दिया, यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे दिए गए वाक्य को पढ़िए। भाइयों ने जवाब दिया। इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ में आया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। दूसरे वाक्य में ने शब्द भाइयों और जवाब दिया के बीच संबंध को जोड़ रहा है। ने शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्दों को, ऐसे रूपों को कारक या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक या परसर्ग कहते हैं। कारक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। ने, को, पर, से, के द्वारा, का, में, के लिए, की, के, हे, हो, अरे। नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। तो यहाँ कारक लिखना है, पहले पढ़ लेना है। हमने तो तुम्हारे ऊँट देखा तक नहीं, भाइयों परेशान होते हुए कहा। तो हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। तो यहाँ से ने और को। ऐसे ही, मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। तो यहाँ से ये सब यहाँ लगाएंगे कारक चिन्ह। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। 4, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। तो ऐसे कारक चिन्ह इसमें आप भरेंगे। सूचना पत्र,
कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के वह घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज़ पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। अपनी कल्पना और जानकारी में दी गई जानकारी के आधार पर एक सूचना पत्र लिखिए। सूचना पत्र, जैसे कोई चीज़ खो जाता है तो उसके लिए जो सूचना पत्र तैयार किया जाता है उसको आपको तैयार करना है। आप ऐसे कर सकते हैं। ऊँट खोने के संबंध में दिनांक, किस तारीख को खोया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि मेरा ऊँट रास्ते में कहीं खो गया है। मेरा ऊँट एक आँख से अंधा है और उस ऊँट पर मेरी पत्नी और मेरा बच्चा सवार है। अगर किसी ने इस तरह के ऊँट को देखा है या उसके बारे में कोई जानकारी हो तो कृपया मुझे तुरंत इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। नाम, पता और मोबाइल नंबर आपको देना है। पाठ से आगे आपकी बात। प्रश्न 1, लोक कथा में 3 भाइयों की पैनी डिश की बात कही गई है। क्या आपने कभी अपनी पैनी डिश का प्रयोग किसी समस्या को हल करने के लिए किया है? उस समस्या और आपके द्वारा दिए गए हल के विषय में लिखिए। तो आप कभी किए हैं तो उसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर, विद्यार्थी इसी तरह का कोई अपना अनुभव उत्तर के रूप में साझा कर सकते हैं। प्रश्न 2, लोक कथा में बताया गया है कि भाइयों ने बचपन में हर वस्तु पर ध्यान देने की आदत डाली। यदि आपने ऐसा किया है तो आपको अपने जीवन में इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। उत्तर, यदि हम बचपन में हर वस्तु पर ध्यान देना सीखते हैं तो हम अधिक सतर्क, बुद्धिमान और समझदार बनते हैं। इससे हम छोटी छोटी बातों को समझ पाते हैं और किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल सकते हैं। विद्यार्थी इसी तरह का कोई अपना अनुभव स्वयं साझा करेंगे। प्रश्न 3, लोक कथा में भाइयों को यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयाँ आईं, जैसे भूख, थकान और पैरों में छाले। आप अपने दैनिक जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं, लिखिए। उत्तर, अपने दैनिक जीवन में हम निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे समय की कमी, परीक्षा के समय तनाव होना, आत्मसंयम की कमी, कोई विषय या सवाल समझ में नहीं आना। विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, भाइयों ने बिना देखे कि ऊँट के बारे में सही सही बातें बताई। क्या आपको लगता है कि अनुभव और समझ से देखे बिना भी सही निर्णय लिया जा सकता है? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? उत्तर, अनुभव और समझ से देखे बिना सही निर्णय लिया जा सकता है अगर हमारे पास अनुभव, समझ और ध्यान से सोचने की क्षमता हो। विद्यार्थी अपने अनुभव को साझा करते हुए उत्तर लिखें। प्रश्न 5, जब ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर शंका की तो भाइयों ने बिना गुस्सा किए शांति से उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि कभी किसी को संदेह होने पर हमें भी शांत रहकर उत्तर देना चाहिए? क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है? ऐसे में आपने क्या किया? मुझे लगता है कि जब कोई हम पर संदेह करता है तो हम गुस्से या झगड़े से जवाब देने के बजाय शांत और समझदारी से उत्तर देना चाहिए। जब हम धैर्य से जवाब देते हैं तो सामने वाला खुद भी सोचने पर मजबूर होता है तथा हमें समझता है। तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर में आप लिख सकते हैं, मुझे लगता है कि जब कोई हम पर संदेह करता है तो हमें गुस्से या झगड़े से जवाब देने की बजाय शांत और समझदारी से उत्तर देना चाहिए। जब हम धैर्यपूर्वक समझने की कोशिश करता है, ऐसी एक स्थिति का सामना मैंने जब किया तब मेरी कक्षा में किसी ने गलती से मेरी कॉपी गायब कर दी और मुझ पर संदेह किया गया। मैंने बिना गुस्से के अपनी बात स्पष्ट की और बाद में जब कॉपी मिल गई तो सभी ने मेरी शांति और धैर्य की सराहना की। विद्यार्थी अपने अनुभव से साझा करते हुए इस तरह से उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 6, राजा ने भाइयों को बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया। क्या आपको कभी किसी की सोच, समझ या किसी की विशेष कौशल को देखकर आश्चर्य हुआ? क्या आपने कभी किसी से कुछ ऐसा सीखा जो आपके लिए बिल्कुल नया और चौंकाने वाला हो? तो आप उत्तर देंगे, जैसे हाँ, मुझे भी एक बार अपनी कक्षा में एक सहपाठी की बुद्धिमानी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। गणित के एक कठिन प्रश्न को उसने बहुत सरल और अलग तरीके से हल किया, जिसे देखकर मैं चकित रह गया। मुझे उसकी सोचने की तरकीब बहुत पसंद आई। उस दिन मैंने जाना कि हर समस्या का हल करने के कोई तरीके हो सकते हैं और हमें दूसरों से सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मैंने
उससे वह तरीका सीखा और मैं खुद भी किसी भी समस्या को अलग दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता हूँ। इस तरह से विद्यार्थी अपना अनुभव साझा करेंगे। 7 लोक कथा में पिता ने अपने बेटे को यह सलाह दी कि वे समझ और ज्ञान जमा करें। क्या आपको कभी किसी बड़े व्यक्ति से ऐसी कोई सलाह मिली है जो आपके जीवन में उपयोगी रही हो? क्या आप भी अपने अनुभव से किसी को ऐसी सलाह देंगे? तो आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, मुझे भी अपने दादाजी से एक बार ऐसी ही सलाह मिली थी। उन्होंने कहा था कि पैसे तो आ सकते हैं और जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान और समझ ऐसी पूंजी है जो हमेशा आपके साथ रहती है और जीवन भर हमारा साथ देती है। यह बात मुझे बहुत गहरी लगी और आज भी मैं इसे याद रखता हूँ। अगर मैं किसी को सलाह दूँ तो यही कहूँगा कि पढ़ाई और अनुभव से मिलने वाला ज्ञान सबसे बड़ा धन है। हमें हमेशा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमें मुश्किल समय में सही रास्ता दिखाता है। इस तरह से विद्यार्थी अपने अनुभव को साझा करेंगे। 8 भाइयों ने अपने ऊपर लगे आरोपों के होते हुए भी सदा सच्चाई का साथ दिया। क्या आपको लगता है कि सदा सच बोलने वाला महत्वपूर्ण है, भले ही स्थिति कठिन क्यों न हो? क्या आपको किसी समय ऐसा लगा है कि आपकी सच्चाई ने आपको समस्याओं से बाहर निकाला हो? उत्तर हाँ, मुझे पूरी तरह से लगता है कि सच बोलना हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। सच कभी कभी तुरंत राहत नहीं देता, लेकिन वह हमें दीर्घकालीन सम्मान और भरोसा जरूर दिलाता है। इस तरह से विद्यार्थी अपने अनुभव साझा करते हुए उत्तर लिखेंगे। ध्यान से देखना, सुनना, अनुभव करना। बचपन में हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम किसी वस्तु को अपनी दृष्टि से नहीं सूखने देते। हमने वस्तुओं को पहली दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इस लोक कथा में 3 भाई आसपास की प्रत्येक घटना, वस्तु आदि को ध्यान से देखते, सुनते और सूंघते और अनुभव करते, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जीभ से चखकर और त्वचा से स्पर्श करके हम किसी वस्तु के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। आइए अब एक खेल खेलते हैं जिसमें आपको अपने ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करने के अवसर मिलेंगे। क्या उत्तर हाँ या नहीं? प्रश्न उत्तर खेल। चरण 1, विद्यार्थी कक्षा से बाहर जाकर दिखाई देने वाली किसी एक वस्तु या स्थान का नाम चुनेगा। कक्षा के भीतर से भी कोई नाम चुना जा सकता है। 2, विद्यार्थी वापस कक्षा में आएगा और उस नाम को एक कागज़ पर लिख लेगा, लेकिन ध्यान रहे वह कागज़ पर लिखे नाम को किसी को दिखाएगा नहीं। 3, अन्य विद्यार्थी बारी बारी से उस वस्तु का नाम पता करने के लिए प्रश्न पूछेंगे। 4, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, क्या इस वस्तु का उपयोग कक्षा में होता है, ऐसा कोई पूछ लेगा। क्या यह खाने पीने की चीज़ है? क्या यह लकड़ी से बनी है? क्या यह बिजली से चलती है? ऐसे प्रश्न पूछ करके आप क्या हो सकता है उसका उत्तर देंगे। सभी विद्यार्थी अधिकतम 20 प्रश्न ही पूछ सकते हैं, कितना 20 प्रश्न ही उस वस्तु के बारे में पूछ सकते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर प्रश्न पूछने होंगे ताकि वे उस वस्तु का नाम पता कर सकें। यदि 20 प्रश्नों के अंदर विद्यार्थी वस्तु का सही अनुमान लगा लेते हैं तो वे जीत जाएंगे। अब दूसरे विद्यार्थी को बार भेजकर गतिविधि दोहराएंगे। गतिविधि के अंत में सभी मिलकर इस खेल से जुड़े अपने अनुभव के बारे में चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रश्न के में दिए गए नियमानुसार विद्यार्थी कक्षा में स्वयं यह खेल खेलें। गतिविधि स्पर्श, गंध और स्वाद पहचानना। एक थैले या डिब्बे में सावधानी पूर्वक या सुरक्षित विभिन्न वस्तुएं जैसे फल, फूल, मसाले, खिलौने, कपड़े, किताब, गुड़ आदि रखें। 2, विद्यार्थियों को आंखों पर पट्टी बांधकर केवल स्पर्श, गंध या स्वाद का उपयोग करके वस्तु की पहचान करनी होगी और उसका नाम बताना होगा। 3, बारी बारी से प्रत्येक विद्यार्थी को बुलाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधें। 4, उसे डिब्बे से एक वस्तु दी जाएगी, विद्यार्थी उसे छूकर, सूंघकर, चखकर पहचानने का प्रयास करेगा। 5, सही पहचान करने के बाद विद्यार्थी बताएंगे कि उन्होंने उस वस्तु को कैसे पहचाना।
6. एक एक करके सभी विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तुओं को पहचानने का अवसर मिलेगा. 7. अंत में सभी वस्तुओं को कक्षा में दिखाइए और उनके बारे में चर्चा करें कि किस वस्तु को पहचानना आसान या कठिन रहा. इस तरह से आप गतिविधि कर सकते हैं. उत्तर प्रश्न में दिए गए नियमानुसार विद्यार्थी कक्षा में स्वयं यह गतिविधि करें. आज की पहेली. आपने पढ़ा कि 3 बुद्धिमान भाई किस प्रकार अपने अवलोकन से वे बातें जान जाते हैं जो अन्य लोग नहीं जान पाते हैं. अब आपके सामने कुछ पहेलियाँ प्रस्तुत है जहां आपको कुछ संकेत दिए जाएंगे. संकेतों के आधार पर आपको उत्तर खोजने हैं. एक, कौन है यह प्राणी जिसकी पूंछ लंबी होती है, जो पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर लिपटी रहती है. 2, इसका मुखार कीट और छोटे जीव होते हैं जिन्हें यह चुपके से पकड़ता है. 3, यह प्राणी अपने परिवेश में घुल मिल जाता है और अपनी रंगत को बदल सकता है. 4, इसके पास तेज आंखें होती है जो चारों दिशाओं में देख सकती हैं. तो हाँ, जान गए होंगे कौन होगा. हाँ, यही क्या नाम है, उत्तर गिरगिट. तो इस तरह आप इसका उत्तर देंगे. 2, रंगीन डिब्बे. एक मेज पर 4 रंगीन डिब्बे बराबर बराबर रखे हैं, लाल, हरा, नीला और पीला. बताइए पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है. यदि कंडीशन दे दिया है, लाल डिब्बा नीले डिब्बे के पास है. लाल डिब्बा किसके पास है, नीले डिब्बे के पास. 2, हरा डिब्बा पीले डिब्बे के पास नहीं है, लेकिन कंडीशन है हरा डिब्बा जो है पीले डिब्बे के पास नहीं है. अब पीला डिब्बा लाल डिब्बे के पास नहीं है. पीला डिब्बा किसके पास नहीं है, लाल डिब्बे के पास नहीं है. 4, हरा डिब्बा लाल डिब्बे के पास है और हरा डिब्बा जो है लाल डिब्बे के पास है. तो जान गए होंगे क्या होगा इसका उत्तर. यही है. दूसरा, तीसरा, चौथा देख लिए. अब बताना है पीले डिब्बे के बराबर में कौन सा डिब्बा है. तो कौन सा डिब्बा है, नीला. खोजबीन के लिए नीचे दिए गए लिंक का प्रयोग करते हुए आप बहुत से अन्य लोक कथाएँ देख सुन सकते हैं. सुनो लोक कथा इस लिंक पे, दुनिया की छत इस लिंक पे, भूल चूक लेनी देनी आप इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं. धन्यवाद. आज बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.